दोस्त दोस्त ना रहा, आज यही कह रहा होगा पाकिस्तान. Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. किसी से भी दोस्ती मानने का कोई डोनाल्ड ट्रंप का कोई इतिहास भी नहीं रहा है और मुझे लगता है भविष्य में भी वो ऐसा नहीं करेंगे. किसी भी दोस्त को दगा देना ऐसा लगता है कि बिल्कुल उनकी एक खसलत का हिस्सा है, उनके डीएनए का हिस्सा है. नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है. मैं हूं आरफा खानम शेरवानी. हमारे चैनल के तमाम दर्शकों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद. आप सब खुशियों से ईद मना रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, गले मिल रहे हैं. लेकिन आप सोचिए पश्चिम एशिया के बारे में, जहां जंग के बादल मंडरा रहे हैं. जी हाँ, पिछले 48 घंटे में एक नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से 2 बार अटैक हुआ है. और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की धमकी दी है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि कोई भी संधि ईरान और अमेरिका के बीच, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच मुमकिन नहीं लग रही है. इस वक्त आप देखिए, मैं आपके सामने आ रही हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बीच, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा है मुस्लिम देशों को वो बाकायदा तौर पर धमकी दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि उनको अब्राहम अकॉर्ड, जिसके तहत इजराइल को मान्यता देनी होगी, उस अकॉर्ड को मानना ही होगा. यानी सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट और जॉर्डन अगर ये साइन नहीं करते अब्राहम अकॉर्ड्स, तो हम सीधे तौर पर कोई भी डील नहीं होगी ईरान के साथ. और ये जो मुल्क हैं ये हमारे कर्जदार हैं. आइए इस बयान को सुनते हैं. Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. आप अपनी स्क्रीन पर ये देखिए, ये एक ईद की मुबारकबाद का पोस्टर नज़र आता है आपको. ये पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर ने भेजा और उसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ था नो टू अब्राहम अकॉर्ड, यानी इजराइल को मान्यता नहीं देगा पाकिस्तान. पाकिस्तान एक ऐसा देश है, इस जंग के दौरान जब से इस पर सीज फायर को लेकर बातचीत हुई है, पाकिस्तान ने अपनी पूरी रेपुटेशन, एक तरह से पूरे अपने मुल्क को एक ऑफ़र कर दिया, प्रस्ताव दे दिया कि हम यहाँ पर शांति वार्ता करेंगे और हर तरह से कंधा देने से लेकर, हाथ उठाने से लेकर, मैं कहूँगी सहारा देने तक अमेरिका की हर तरह से मदद की है. लेकिन आप ये देखिए, अमेरिका पाकिस्तान तक को धमकी देने से बाज नहीं आया है. यानी सऊदी अरब के साथ भी उसकी डील है, बाकायदा एक डिफेंस डील, उसके बावजूद भी इजिप्ट के साथ देखें तब भी, टर्की के साथ रिश्ते देखें तब भी. लेकिन इस सब के बीच जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो पूरे तरीके से फंस गया है. क्योंकि एक जो पॉपुलर परसेप्शन है, यानी अगर ये बात मान भी लेता है पाकिस्तान की जो स्टेट है, जो सरकार है, तो सड़कों पे आप देखिए जिस तरह का उबाल नज़र आएगा. क्योंकि इस वक्त जबकि ईद मनाई जा रही है, पूरे पाकिस्तान में एक तरह का एक मूवमेंट, एक आंदोलन नज़र आ रहा है. अगर आप पाकिस्तानी प्रेस को पढ़ने की कोशिश करें कि किस तरह से हर तरफ से कैच 22 सिचुएशन जिसे कहते हैं, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई. मैं आपको बताऊंगी कि क्यों असंभव है, बाकी देशों का भी जिक्र करूंगी, और क्यों अब्राहम अकॉर्ड को लेकर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर. अचानक ये कहाँ से आ गया कि अगर आप ईरान के साथ डील कर रहे हैं तो इजराइल को आपको मान्यता देनी पड़ेगी. किस तरह का बेहुदा मजाक है. इससे पहले कि मैं दूसरे देशों की तरफ आऊं और आपको ये भी बताऊं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा गिरवी रख देना चाहते हैं वेस्ट एशिया के इन तमाम देशों को इजराइल के आगे, कि ये बता सकें जो पूरी एक यहूदी लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी है, जो यूएस की हुकूमत के एक बड़े हिस्से को चलाती है, कि देखिए मैं ईरान के साथ डील कर रहा हूँ, जो कि ज़्यादातर लोग अलोकप्रिय है, पॉपुलर नहीं है उनका ये स्टेप, लेकिन मैं इजराइल को भी किस तरह से फ़ायदा पहुंचा रहा हूं. तो इजराइल को हर तरह से फ़ायदा होगा इस डील के बावजूद भी. और ये पूरे तरीके से अब्राहम अकॉर्ड एंटी ईरान अकॉर्ड, एक एंटी ईरान संधि मानी जाती है. लेकिन एक ही पल में इंतज़ार कीजिए, मैं पहले पाकिस्तान पर बात पूरी कर लेती हूँ. तो पाकिस्तान का आप ये देखिए, पूरे तरीके से देखिए, मैंने आपको बताया कि इजराइल के इंटरेस्ट के आगे एक तरह से हॉस्टेज बनाने की ये पूरी कोशिश है. अब अब्राहम अकॉर्ड क्या है पहले ये जान लेते हैं और उसके बाद मैं झट से आती हूँ और पाकिस्तान की चर्चा करती हूँ. अब्राहम अकॉर्ड आपके सामने ये देखिए कि एक यूएस की मध्यस्थता वाला, उसकी ब्रोकर्ड जो है अग्रीमेंट है इजराइल और बाकी अरब जो देश हैं उनके बीच. ट्रंप के पहले टर्म में ही अब्राहम अकॉर्ड
की घोषणा की गई थी और उसको माना भी गया था। एक तरह से पूरे वेस्ट एशिया में ये एक शांति की स्थापना के तौर पे देखा जा रहा था, लेकिन ईरान की कीमत पर, क्योंकि ईरान के विरोध में एक तरह से इसको माना जाता रहा है। यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान, ये तमाम जो थे ये शामिल हुए थे इस पूरे अकॉर्ड में, और एक तरह से मैं कहूँगी कि एक एंटी ईरान अलाइनमेंट, यानी ईरान के खिलाफ एक तरह से पूरा एक ब्लॉक बन गया था, ये माना गया था। एक तरह का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था और नॉर्मलाइजेशन था इजराइल की तमाम तरह की ज़्यादतियाँ जो फ़िलिस्तीन पर करता रहता है। अब ये देखिए कि कंट्रोवर्शियल, ये पूरी तरीके से विवादित है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ बाकी कुछ और मुस्लिम देशों में नहीं, पूरे वेस्ट एशिया में, और उसके अलावा अब तो यहाँ साउथ एशिया तक आ गए हैं। पूरा ये अकॉर्ड की जो चर्चा हो रही है, टर्की तक पहुँच गई है पूरी ये बात कि दो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। क्या ईरान डील से इजराइल के रिकग्निशन का क्या ताल्लुक है? कोई बताए ज़रा, कोई ऐसा होशियार अक्लमंद हमारा दर्शक है जो बता सके हमें कि कोई इसका संबंध है आपस में। इसके अलावा आप ये देखिए कि पूरे तरीके से दो अलग अलग इशू हैं। पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं वो सीधे तौर पे कह चुके हैं कि दोनों को इंटरलिंक नहीं किया जा सकता, सीधे तौर पे इस बात को वो कह चुके हैं। और गज़ा की जो ये पूरी जंग है, इसको अगर आप देखें तो किस तरह से ये नॉर्मलाइजेशन, जो सामान्यकरण है इजराइल की, ये बहुत ही नाइंसाफ़ी भरी और मैं कहूँगी सीधे तौर पर नरसंहारी जो नीतियाँ हैं फ़िलिस्तीन के प्रति, एक तरह से उसको सैंक्शन देना है कि हम अग्री करते हैं, हम इस बात से सहमत हैं कि जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहा है और जो करता रहा है 2 साल से, हज़ारों की तादाद में, 70-80 हज़ार, एस्टिमेट तो यहाँ तक है 1 लाख से ज़्यादा ऊपर फ़िलिस्तीनियों की हत्या कर दी गई है इजराइल के ज़रिए। तो क्या इसको नॉर्मलाइज़ किया जाएगा? अब ये देखिए जो मुल्क इसमें प्रभावित हो रहे हैं उसमें सऊदी अरब है, कतर है, पाकिस्तान है, टर्की है। सीधे तौर पे देखा जाए तो पूरे तरीके से इन तमाम मुल्कों के लिए ज़मीन पर जो सड़क का एक सेंटिमेंट है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है पूरे तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आप देखिए, पाकिस्तान की जो स्थापना है वही एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, वो कि इस्लामिक जो थियोलॉजी है उस पर आधारित है कि इस्लाम के नाम पर देश बनाया गया। दूसरा जो राज्य है फ़िलिस्तीन, उस पर वहाँ मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है। क्या पाकिस्तान इसको बर्दाश्त कर सकता है? दूसरी महत्वपूर्ण बात आप ये देखिए कि पूरी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, यानी मैंने कहा कि सड़क पर आ जाएंगे हज़ारों लाखों लोग, अभी भी वहाँ एक तरह का पॉपुलर मूवमेंट चल रहा है। दूसरे, अगर रीजनल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो इजराइल को अब भारत के बहुत नज़दीक देखा जाने लगा है। आपको याद है मदरहुड फादरहुड वाला पूरा स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल की संसद में जाके दिया था। तो अब जब ये देखा जा रहा है कि भारत इजराइल के नज़दीक है, तो पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए उससे दूर भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो एक ब्लॉक में नहीं दिखना चाहेगा जहां भारत है। तो सीधे तौर पर आप ये देखिए रीजनल जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से भी, मिलिट्री कैलकुलेशन भी आप देखें कि सऊदी अरब के साथ भी जो उसका एक मिलिट्री मुआहदा है उसके हिसाब से भी इसका बिल्कुल सेंस नहीं बनता। अब ये देखिए ऑफिशियल जो पाकिस्तान पोजीशन है पाकिस्तान की, वो क्या है? पाकिस्तान की हमेशा से एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी यही रही है कि कोई भी रिकग्निशन इजराइल को नहीं होगा जब तक कि कोई इंडिपेंडेंट फ़िलिस्तीनी राज्य नहीं बन जाता, जब तक कि एक अलग देश राज्य नहीं बन जाता फ़िलिस्तीन, तब तक नहीं माना जाएगा। और देखिए पाकिस्तान की 1947 से ये पॉलिसी रही है। ये दोनों देश, जब पाकिस्तान बना उसी साल आप देखिए ये बना, इजराइल बना, तो दोनों का इतिहास बिल्कुल एक जैसा है। एक यहूदी धर्म के आधार पर बना और एक इस्लाम के आधार पर देश बना जब भारत का बंटवारा हुआ। तो जो पूरे तरीके से इस्लाम की जो पूरी डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, और फ़िलिस्तीन का जो सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी अपनी आज़ादी अपने अख्तियार में होने का जो पूरा प्रिंसिपल है, पाकिस्तान उसके साथ खड़ा रहता है। और आपको ये बात मालूम है, पाकिस्तानियों को तो मालूम होगी, हिंदुस्तानियों को क्या ये बात मालूम है कि पाकिस्तान के बाकायदा पासपोर्ट पर ये लिखा रहा है हमेशा कि वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट इजराइल, इजराइल के अलावा बाकी तमाम देशों में जाने के लिए वैध है ये पासपोर्ट। तो आप समझते हैं कि कितना वेहमेंटली अपोज करता है इजराइल को, खासकर जो उनकी पूरी पॉलिटिक्स है। तो अब जो पाकिस्तान कह रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स को जो उसने पूरे तरीके से बताया है, रॉयटर्स की रिपोर्ट बता रही है कि अब्राहम अकॉर्ड और ईरान नेगोशिएशंस दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, इनको अमेरिका को साथ लेकर नहीं चलना चाहिए और दोनों जोड़े नहीं जा सकते। और एक तरह से ये मैं कहूँगी एक सॉफ्टर वे है ट्रंप को ये बताने का कि आपकी बात हमें नागवार है और आप हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये देखिए पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं खासकर, उन्होंने तो सीधे तौर पे इस बात को और ज़्यादा मजबूत तरीके से कहा है। उन्होंने सीधे तौर पे ये कह दिया है कि कोई भी अपनी जो फंडामेंटल हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो बुनियादी हमारी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और ये किसी भी तरीके का कोई अकॉर्ड में हम हिस्सा नहीं लेंगे।
اب آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کی سڑکیں لوگوں سے بھر جائیں گی، پٹ جائیں گی اگر اس طرح کا کوئی ابراہم اکارڈ سے سوچے گا بھی اگر پاکستان کی سرکار یا ان کی ملٹری، تو سیدھے طور پر یہ ناممکن ہے لگ بھگ کہ وہاں جو دھرم پر آدھارت پارٹیاں ہیں وہ بھی اس بات کا وروଧ کریں گی، جو عام لوگ ہیں وہ بھی اس بات کا وروଧ کریں گے، سول سوسائٹی کے لوگ، میڈیا کے لوگ، یہ تمام لوگ اس بات کا وروଧ کریں گے اور ایک طرح کا اسلامک موبلائزیشن دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اور یہ تمام باتیں یہ سب فورن پریس لکھ رہا ہے پاکستان کے بارے میں، انہی کا یہ ایک طرح سے میں انالیسس آپ کو اور اپنے عقل سے سوچ کر دونوں کو ملا کر بتا رہی ہوں کہ کیا سوچ رہی ہے دنیا، کہ کس طرح سے پاکستان کو برے طریقے سے پھنسا دیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نے، ایک ایسے دوست کو جس کو لگاتار وہ وائٹ ہاؤس میں بلا کر عاصم منیر صاحب کو ان کو لنچ کراتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے سب سے بڑے ادھیکاری اور سب سے بڑے نیتا وہاں پہنچ گئے پاکستان امریکہ کے، اور وہاں پر پیس نیگوسیشنز ہوئے، اس کے بعد لگاتار تعریف ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان کی طرف سے نوبیل پیس پرائز دینے کا ایک پرستاؤ رکھا گیا، پاکستان کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا جائے، لیکن اس سب کے بیچ بھی کسی سے بھی دوستی ماننے کا کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی اتہاس بھی نہیں رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے بھوشیہ میں بھی وہ ایسا نہیں کریں گے۔ کسی بھی دوست کو دغا دینا ایسا لگتا ہے کہ بالکل ان کی ایک خصلت کا حصہ ہے، ان کے ڈی این اے کا حصہ ہے۔ دوست نہ رہا، آج یہی کہہ رہا ہوگا پاکستان۔ ایران سے بھی دیکھیے جس طرح کے تعلقات، جس طرح کے سمبند ہیں ایران سے، پاکستان کے اس لحاظ سے بھی دیکھیں نہ صرف کہ ان کا بارڈر ملتا ہے بلکہ ہر طرح سے ایک اکنامک ڈیپینڈنس بھی ہے، دونوں کو بارڈر بھی ملتا ہے، سیکیورٹی کنسرن بھی ہے بلوچستان کے مد نظر اگر دیکھا جائے، اور اس کے علاوہ انرجی اور ٹریڈ دونوں کا انٹرسٹ ہے، یعنی بجلی کا بھی جو پورا کنیکشن ہے، بجلی بھی ایران پاکستان کو بیچتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کتنا کلوز یہ کنیکشن ہے۔ اور دوسری مہتوپورن بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے جب اسرائیل اور بھارت کا ایک مضبوط کنیکشن یہ بنتا ہوا دکھ رہا ہے، دونوں ایک ہی پالے میں نظر آ رہے ہیں، ایسے میں پاکستان بالکل دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اب آخری بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ ہے پاکستان کی جو اسلامک آئیڈینٹی ہے، اس کے علاوہ جو پاکستان کا جو پورا جس پر نربھر کرتا ہے پاکستان، اور یہ کانٹرڈکشن آپ دیکھیے، کیوں بالکل سیدھے منہ کیوں نہیں کہہ سکتا پاکستان امریکہ سے کہ دفع ہو جائیے، ہمیں آپ یہ اکارڈ ہم بالکل نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ آئی ایم ایف، جی ہاں، یہ جو ہے آئی ایم ایف کا پورا سپورٹ ہے پاکستان کو۔ اس کے علاوہ جو گلف کنٹریز ہیں وہاں سے پوری طریقے سے فنڈنگ آتی ہے، چاہے وہ یو اے ای ہو یا سعودی عرب ہو، اور یہ ریزرو ہے ان کا۔ اور ان دیشوں کے جو گلف کنٹریز ہیں ان کے رشتے امریکہ سے ہیں، تو امریکہ ذرا سی دیر میں باہ مروڑ دے گا یہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کی، کہ آپ مت دیجئے ان کو پیسہ یا ان کے ساتھ کوئی اور سمجھوتا مت کیجئے، اور ادھر پاکستان پریشان ہو سکتا ہے، اور یو ایس کے ساتھ جو ملٹری ریلیشن شپس ہے۔ تو پوری طریقے سے مجھے لگتا ہے بالکل پھنس گیا ہے پاکستان، کہ آخر کرے تو کرے کیا، دوست نہ رہا، یار نہ رہا، پریشان کر رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ آپ کو جوائن کرنا ہی پڑے گا۔ ایسے کسی بھی دیش کے لیے جو مسلم ہے لگ بھگ اسمبھو ہے اسرائیل کے ساتھ اس وقت الائن کرنا، تو سیدھے طور پر جتنا بھی کہنے کی کوشش کرے، ٹرکی کے لیے بھی جو اردوان ہیں وہ سیدھے طور پر کرٹیسائز کر چکے ہیں اسرائیل کو، ایک نہیں کئی بار، اور اسرائیل نے یہاں تک کہ حملہ کرنے کی دھمکی تک دی تھی کہ ہم ٹرکی پر حملہ کر سکتے ہیں اگر یہ نہیں ہوا۔ تو اسرائیل کے لیے، ٹرکی کے لیے بھی اسمبھو ہے، ایجپٹ اور جارڈن کے لیے بھی بہت مشکل ہے ان کی گھریلو پالیٹکس کے مد نظر بھی۔ تو جو پورے طریقے سے آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اسٹریٹجی کیا ہے، اسٹریٹجی وہی ہے کہ ریپبلکن لوگ ناراض ہیں کہ ٹرمپ کیوں یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ، تو ان کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیے ہم اس میں ایران کا نقصان ہی کرنے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کو ہم فائدہ پہنچائیں گے، اسرائیل کو نارملائز کریں گے ان کا جو ریلیشن شپ ہے باقی دیشوں کے ساتھ، اور اس سے اسرائیل کو فائدہ ہوگا۔ تو وہاں جو نرسنگھاری ایک جوش جو لابی ہے جو امریکہ پر جس کا کافی حد تک قبضہ ہے، وہ اس بات کو لے کر خوش ہو جائے گی، یہ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ سیدھے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ عرب اور اسرائیل کے رشتوں کو نارملائز کر کے ایک طرح سے اسرائیل کی جو چوکیداری کرتا ہے امریکہ، اس کو بھی بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب سیدھے طور پر یہاں سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ اگر یہ اسی طریقے سے بات چیت چلتی رہی تو میری نظر میں یہ اسمبھو ہے، یہ ناممکن ہے کہ کوئی پیس اگریمنٹ پہ یو ایس اور ایران پہنچ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب جنگ کے جو میں نے آپ سے کہا کالے بادل جو منڈرا رہے ہیں وہ اور زیادہ گہرا سکتے ہیں۔ اب آخری بالکل بات آپ سے کہ جو سیدھے طور پہ یہ دیکھیے ٹرمپ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ پورے مڈل ایسٹ کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے، پشچم ایشیا کو، کہ اسرائیل ہی اس کی دھری بنے، اس کا کیندر بنے، اور جس طرح کی بدنامی ہوئی ہے اور جس طرح سے اسرائیل الگ تھلگ پڑا ہے اس پورے خطے میں، اس کو واپس لایا جا سکے، اور ایران کو ایک انٹچبل، ایک اچھوت، ایک راشٹر کے طور پر، ایک دیش کے طور پر اس پورے خطے میں ستھاپت کر دیا جائے، جس سے جنگ کا سیدھا نقصان ایران کو ہو۔